हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट नेट में। तो बेटा लेक्चर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। 2 लेक्चर हमने कंप्लीट किया है। बहुत ही मजेदार चैप्टर हो रहा है आपका, जो कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर, क्योंकि आपकी भौतिकी का कक्षा 12वीं की भौतिकी जो है उसका पहला चैप्टर होता है, तो बेसिक चीजें थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले चैप्टर में ज्यादा होती है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स हम देखेंगे कि आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी आवेश इस चैप्टर में रुका है, फिर अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि आवेश रुका ही रहेगा वैसे तो स्थिर वैद्युतिकी में। फिर आगे एक चैप्टर मिलेगा आपको विद्युत धारा, जिसमें आवेश चालक तार में चलना स्टार्ट होगा। फिर उसके आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें वैद्युत आवेश के कारण हम देखेंगे कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब आवेश एक बोल सकते हैं स्पेस में, ठीक है, गति करता है, एक क्षेत्र में गति करता है, तो किस तरह से जो है विद्युत धारा होती है उत्पन्न, किस तरह से बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले आवेश के बारे में जानना है। तो आवेश के बारे में जानने के लिए ये पहला चैप्टर आपका बेसिक चैप्टर हम बोल सकते हैं। तो पहले चैप्टर का जो हम अब इस लेक्चर की बात करेंगे, लेक्चर नंबर 3 की बात करें, तो हम आवेशन की विधियां पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ कूलॉम का नियम भी देखेंगे, है ना। तो फटाफट से देखते हैं एक बार कि क्या टॉपिक है आपका, चैप्टर किस तरह से चल रहा है और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो वैद्युत आवेश के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं और कूलॉम का नियम भी हम अभी इसी लेक्चर में समझने वाले। तो थोड़ा सा कूलॉम के नियम में भी हम देखेंगे कि कूलॉम का नियम क्या है, कैसे है, कैसे किस तरह से कूलॉम ने क्या नियम बताया था, है ना। फिर इसके बाद आगे जो गुण है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव, बल रेखाएं और गॉस की प्रमेय, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता देता हूं कि पढ़ने क्या वाले हैं इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर की बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा आवेशन की विधियां और कूलॉम का नियम, ठीक है। आवेशन की विधियां और कूलॉम का नियम जो है ये हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आवेशन की विधि से, फिर उसके बाद हम कूलॉम का नियम भी देखेंगे। तो आवेशन की विधियों की अगर बात करें तो कितने तरह की विधियां होती हैं, क्या क्या तरीके। आवेशन की विधियों का सिंपल सा मतलब है किस तरह से वस्तुओं को हम आवेशित कर सकते हैं, आवेशित करने के तरीके क्या क्या है ना। आपको जैसे कि बता रखा है कि क्वांटीकरण बताया, आवेश के कुछ गुण बताया आपको, आवेश संरक्षित होता है, आवेश अदिश राशि है, आवेश द्रव्यमान के साथ संबंध होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है, ये सारी चीजें आपको बता रखी है ना। आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, तो आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार होता है, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा आवेशन की विधियां, किस तरह से वस्तुओं को हम आवेशित कर सकते हैं जो वस्तु आवेशित नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आवेशन की विधियों को अगर बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट विधि होती है। पहला जो विधि है बेटा वो है घर्षण के द्वारा आवेशन। जैसा कि सबसे पहले जो आवेशन किया गया, जो सबसे पहले आवेश की खोज हम बोल सकते हैं जो देखी गई, जिस विधि से की गई है, जिस विधि के द्वारा उसको देखा गया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, महसूस किया गया, वो था घर्षण। क्योंकि 2 वस्तुओं को जब रगड़ते थे आपस में, जैसे बिल्ली की खाल में या रेशम के कपड़े में एक छड़ को रगड़ रहे हैं तो आवेशित हो जाती है, या बाल में कंघी को कर रहे हैं तो कंघी क्या कर रही है, कंघी और बाल के बीच में घर्षण हो रहा है, तो घर्षण की वजह से आवेशन होता है, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा, जिसको हमने जाना। थोड़ा सा और इसको देखेंगे एक बार, एक छोटा सा एग्जांपल और इसका देखेंगे। फिलहाल जो दूसरी विधि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या होता है ये हम समझेंगे, और फिर लास्ट हम समझेंगे स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आपके बुक में चालन शब्द यूज किया गया है तो आप चालन लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और स्पर्श द्वारा आवेशन भी आप बोल सकते हैं, सेम चीज है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये 3 आवेशन की महत्वपूर्ण विधियां हम समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, जो कि है घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा जो आवेशन है बेटा, किस तरह से घर्षण करके वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बता रखा है कि एक कोई वस्तु ले लेते हैं, ठीक है, मान लो ये कोई सॉल है, ठीक है, कोई एक वस्तु है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई एक वस्तु है, और इस वस्तु पर देखो तो ऊनी वस्तु है, मान लो ये ऊनी वस्तु है, या रेशम का कपड़ा है, मान लो रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा होता है, ठीक है। अब ये रेशम का कपड़ा जो है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक छड़ ले रहा हूं, मान लो ये एक कांच की छड़ है मेरे पास। कांच की छड़ मतलब कांच की एक डंडी ले लिया पतली सी, ठीक है, कांच की छड़। अब इस कांच की छड़ को हम क्या करेंगे बच्चे, इस कांच की छड़ को हम ले जाएंगे, इसको पकड़ के इस पे हम रगड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे इसको इसके साथ रगड़ देंगे बेटा, रगड़ने पर या घर्षण के बाद, घर्षण, ठीक है, घर्षण के बाद या घर्षण करने पर, तो दोनों को एक दूसरे के साथ घर्षण जब कर दिया, एक दूसरे के साथ रगड़ दिया, तो क्या हुआ,
कुछ वस्तुओं की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके बाह्यतम परमाणु की जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, ठीक है। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आराम से निकल जाते हैं, और आराम से वो जब निकल जाते हैं तो दूसरी वस्तु पर आ भी सकते हैं। कुछ वस्तु जैसे आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं जैसे HCl आप लिखते हैं, HCl में आप देखते हैं H और Cl अलग अलग होता है तो H प्लस बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि H का ये काम है वो दान करता है और Cl का काम है वो एक्सेप्ट करता है ना। तो इसी तरह से कुछ वस्तुएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों का दान आराम से कर देती है और कुछ वस्तुएं आराम से ले लेती है उस इलेक्ट्रॉन को। जब घर्षण किया तो हुआ क्या? घर्षण करने पर हुआ ये कि छड़ पर आ गया धनात्मक आवेश। क्यों आया छड़ पर धनात्मक आवेश? आपको बता रखा है। छड़ हो गई धनावेशित। क्यों हो गई? क्योंकि छड़ पर से जो इलेक्ट्रॉन थे बेटा घर्षण के कारण चले गए इस पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पर चले गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस पर चले गए बेटा? इस जो है रेशम के कपड़े पे चले गए। तो ये क्या बन गया बेटा? ये ऋण आवेशित हो गया। रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है बेटा? फाइनली ये हो जाता है ऋण आवेशित। ऋण आवेशित हो जाता है और ये कांच की छड़ बन जाती है बेटा धन आवेशित हो जाती है, ठीक है। धन आवेशित हो गए। क्यों? क्योंकि इसने आराम से इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया तो इलेक्ट्रॉन चले गए, घर्षण के कारण इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पे चले गए और रेशम का कपड़ा आराम से इसको जो है ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, मतलब इस पर नेगेटिव आवेश आ गया, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। कांच की छड़ पर क्या हुआ? इस पर हुआ एक्चुअली ये कि इस पर इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। पहले दोनों उदासीन थे, अब इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी इस पर क्या हो रही बेटा? इस पर मैं लिख दे रहा हूं, इस पर क्या हो रहा है? कांच की छड़ पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। ये क्यों हुआ है? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। और इस पर क्या हुआ है? इस पर क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इस पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। तो एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, एक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जिस पर अधिकता होगी इस पर ऋण आवेशित हो जाएगा वो, तो ऋण आवेशित हो गया और ये धन आवेशित हो गया। तो नेगेटिव चार्ज हो गया इस पर और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। जिस तरह से आप बालों में कंघी करते हैं तो कंघी से क्या होता है? बाल में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन और आपका बाल भी आवेशित हो गया। और कंघी क्या हो गई? कंघी से एक्चुअली कंघी पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन और बाल पे चले जाते हैं, बाल पे हो जाती है कमी तो बाल हो जाते हैं धन आवेशित, कंघी हो गई ऋण आवेशित। प्लास्टिक क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को आराम से ले पाते हैं और कांच जो है आराम से इलेक्ट्रॉन को दे पाता है। तो इस तरह से दो तरीके के आवेश जो खोज की गई थी ऐसे की गई थी। एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं आपको। जैसे एक स्वेटर है, ठीक है, ये ऊन का कपड़ा है, वूलन कपड़ा है, ठीक है। ये क्या है? स्वेटर है बेटा, स्वेटर या ऊनी कपड़ा आप बोल सकते हैं, सिंपल सा ऊनी कपड़ा। तो ऊनी कपड़ा जो है इस पर एक गुब्बारे को, ये क्या है? गुब्बारा है। एक गुब्बारा जो है रगड़ा गया। गुब्बारे को रगड़ने से क्या हुआ? अब देखिए, गुब्बारे को जब पहले नहीं रगड़ा, जैसे इस बाह में नहीं रगड़ा गया, देखो इस बाह में रगड़ा जा रहा है, इस वाले बाह में इसको रगड़ा जा रहा है, ठीक है। इस तरफ नहीं रगड़ा गया है तो इधर देखिए धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक सब बराबर दिखाई गए हैं, जितने हैं सब बराबर। लेकिन रगड़ने से क्या हुआ? इस पर आ गए इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक इस पर भाग गए तो इस पर क्या बचे बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इस पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब ये धनात्मक। तो स्वेटर जो है, स्वेटर क्या बन जाता है? धनात्मक हो जाता है। स्वेटर क्या हो जाता है बेटा? स्वेटर हो जाता है बेटा धनात्मक, पॉजिटिव हो जाता है। और गुब्बारा क्या हो जाता है? ऋणात्मक, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ज्यादा हो गई। पहले इस पर भी धन ऋण सब बराबर थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए और इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया। तो सिंपल सी चीजें आपको समझनी है, घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। और एक अगला आवेशन को देखें तो है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रेरण को समझना इंपॉर्टेंट है। और ये जो आवेशन की प्रक्रिया है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आवेशन की प्रक्रिया यही है जो भौतिक विज्ञान में हम हर जगह अप्लाई करेंगे। आगे देखेंगे आप कि हम मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनमें हम प्रेरण द्वारा आवेशन के जो अनुप्रयोग है उसको हम देखने वाले हैं। वो हमें हर जगह दिखेगा, ये कॉन्सेप्ट हर जगह दिखने वाला है। भौतिक विज्ञान जब हम आगे लेक्चर चलेंगे, आगे चलेंगे तो हमको दिखेगा कि ये वाला यूज होता रहेगा। अब प्रेरण शब्द का मतलब समझना है आपको। तो प्रेरण शब्द जो है बेटा, ये जो शब्द प्रेरण है इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा देसी भाषा में समझते हैं। प्रेरण का मतलब होता है, ठीक है,
एक एग्जाम्पल जैसे मैं दूं, जैसे मान लो एक आदमी जो है, मान लो कहीं पर बैठा है, सड़क के किनारे या कहीं पर बैठा है, घर पे बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, कहीं पर बैठा है। दूसरा आदमी गया और वो उसको क्या करता है, चिढ़ाने की कोशिश करता है, टच नहीं कर रहा है, उसको छू नहीं रहा, उसको मार नहीं रहा है, उसको धक्का नहीं दे रहा है, उसको गिरा नहीं रहा है, ठीक है। तो मतलब टच नहीं है, घर्षण हो रहा है तो यहाँ पर घर्षण नहीं है, ठीक है। पिछले वाले में घर्षण था, यहाँ पर घर्षण मतलब टच नहीं है। वो दूर से ही क्या करता है, ऐसा कुछ अपशब्द उसको बोल देता है या कुछ ऐसे शब्द बोल देता है या उसका नाम कुछ ऐसा है कि उसको चिढ़ाने के लिए बोल देता है। तो वो क्या करता है, गुस्से में आ जाता है। पहले वो चुपचाप बैठा था, अब वो गुस्से में आ गया, तैश में आ गया, है ना। तो उत्साहित हो गया एक तरह का, है ना, गुस्से में आ गया। तो मतलब क्या किया, पहले व्यक्ति ने सिर्फ बोल करके, टच नहीं किया, बोल करके जो व्यक्ति चुपचाप बैठा था उसको उत्साहित कर दिया, ठीक है। तो इसको प्रेरित करना कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये हमारा प्रेरणादायक है ना, कहते हैं ना। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप देखते हैं तो कहते हैं जैसे कोई आपको मिसाइल मैन वगैरह बनना है, उस फील्ड में जाना है, न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह बनाना है, एयरफोर्स में जाना है ना, ऐसे किसी में जाना है, तो किसी को आप देखते हैं, है ना, तो कहते हैं ये मेरे प्रेरणा है। तो प्रेरणा मतलब उसको देख के आप प्रेरित होते हैं। प्रेरित कैसे होते हैं कि आप वैसे ही काम करने के लिए मजबूर होते हैं, आप चाहते हैं अंदर से कि मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी कुछ ऐसा करके दिखाऊं। तो ये प्रेरित शब्द जो है वहीं से है प्रेरण शब्द। तो प्रेरण शब्द का शाब्दिक अर्थ आप समझ रहे हैं, प्रेरित होना। सिंपल सी बात, प्रेरित से है, तो प्रेरित हो रहे हैं आप, ठीक है। जैसे वैसा ही यहां पर आवेश प्रेरित होगा। कैसे, एक वस्तु लेते हैं हम उदासीन और दूसरी वस्तु ले लेंगे आवेशित। आइए दिखाता हूं मैं। ये दो उदासीन वस्तुएं रखी हैं, ध्यान से देखो। दो उदासीन ए और बी पास पास रखी हैं, दोनों टच हो रही हैं। अभी देखो, दोनों टच करके रखी हैं, दोनों उदासीन हैं, ठीक है। ये प्रारंभ में क्या है, दोनों उदासीन है बेटा, दोनों उदासीन है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हमने क्या किया, एक छड़ लिया, ठीक है, जिस पर धनात्मक आवेश था। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर धनात्मक है, ये पॉजिटिव इस पर आवेश है। इस पर क्यू जो है, आवेश जो है वो पॉजिटिव है, मान लेते हैं क्यू आवेश पॉजिटिव है। इसको टच नहीं करा, इसको पास लेके गए, इन दोनों के पास। ये दूसरा चित्र है, इसी का चित्र है। तो पास लेके गए तो होगा क्या, अब आवेशित नहीं थे पहले, तो इसका मतलब क्या था ये थोड़ा समझिए। इसका आवेशित नहीं होने का मतलब है कि इस पर जितने धन थे उतने ही ऋण थे, जितने धन थे उतने ही ऋण थे बेटा, ठीक है। धन और ऋण आपस में बराबर थे, ऐसी बात है। धन और ऋण आपस में बराबर थे, और इस पर भी सेम था, धन और ऋण आपस में बराबर थे, मतलब कोई आवेश नहीं था, ठीक है। कोई आवेश इस पर नहीं था, कोई आवेश नहीं है अगर, तो ये क्या है, उदासीन है, ठीक है। धनावेशों और ऋणावेशों का जो मान है वो बराबर है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट किए हुए हैं और आवेशित नहीं है, उदासीन है। अब प्रारंभ में तो उदासीन है, प्रारंभ में तो उदासीन है, लेकिन जब इस क्षण को लेके आ गया, इस क्षण पर पहले से आवेश है, इसको घर्षण द्वारा आवेशित हमने कर लिया और इसको पास लेके आ रहे हैं। मान लो ये कांच की छड़, इसको पास लेके आए तो क्या हुआ, धनात्मक आवेश हम जानते हैं, एक धनात्मक आवेश दूसरे धनात्मक आवेश से दूर भागता है, प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। और एक ऋणात्मक आवेश भी एक ऋणात्मक आवेश से दूर भागता है, प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। लेकिन एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। तो देखो, धनात्मक आवेश जब लेके आए तो इस पर जितना धनात्मक है, क्योंकि टच है, ये दोनों टच हो रहे हैं, ये टच हो रहे हैं, तो क्या हुआ, यहां से जितने इलेक्ट्रॉन थे इधर भाग आएंगे सारे के सारे, और इसके भी इलेक्ट्रॉन इधर और इसके धनात्मक उधर। तो मतलब पॉजिटिव वाले जो थे इस पर भाग गए सारे के सारे, और नेगेटिव वाले जो थे इस पर भाग गए। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए, आकर्षित हो गए धनात्मक की तरफ, और ऋणात्मक आवेश और जो धनात्मक थे वो दूर की तरफ। मतलब धनात्मक तो वैसा है नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो वो दूर भाग गए, ठीक है। तो जहां पर खाली हो गया वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, दूर भाग गया। अब मैं क्या करूंगा, इस क्षण को यहीं पर रखूंगा, इस क्षण को अब हिलाऊंगा नहीं, ये क्षण यहीं पर है, और इन दोनों को चुपचाप इनको अलग कर दूंगा। ध्यान से देखो, चुपचाप इनको अलग कर दूंगा। इस पर जितना आवेश था वो फिक्स है आवेश, ठीक है। इस पर आवेश जो था वही है। अब इस पर कुछ आवेश ऋणात्मक आ गया, इस पर धनात्मक, तो ये ऋणावेशित हो गई है वस्तु, ये धनावेशित। अब मैं इन दोनों को अलग कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, अलग करूंगा। तो अलग करने पर क्या हुआ, अलग करने पर हुआ कि इस पर ऋणात्मक बचा रह गया, इस पर धनात्मक, मतलब ये नेगेटिव आवेशित हो गई, नेगेटिव हो गया इस पर, और इस पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। इस पर उतना ही आवेश है जितना आवेश था, इस पर जो आवेश था Q बराबर जो पॉजिटिव आवेश था, वो पॉजिटिव आवेश उतना ही है जितना था प्रारंभ में।
तो प्रारंभ में जितना आवेश इस पर था उतना ही आवेश अभी भी इस क्षण पे है। इस क्षण पर आवेश की कमी और अधिकता नहीं हो रही है यहां पर चेंजेस यहां दिख रहे हैं। तो इस क्षण ने क्या किया, इन आवेशों को प्रेरित किया, ऋणात्मक आवेश को प्रेरित किया इधर आने के लिए, धनात्मक को प्रेरित किया उधर जाने के लिए। फिर हमने क्या किया, जब प्रेरित हो गए तो क्षण को यही रखा, क्षण को अगर हटा लेंगे तो फिर ऋणात्मक और धनात्मक मिलकर के फिर वैसी हो जाते, न्यूट्रल हो जाती, उदासीन हो जाते। लेकिन हमने यहां पर क्षण रख रखा है तो धनात्मक उधर ही रह गए, ऋणात्मक इधर ही, और मैंने अलग कर दिया। तो अब देखो दो अलग अलग वस्तुएं हो गई। अब मैंने क्या किया, धनात्मक को, अब क्षण को हटा दिया, इस क्षण को मैंने हटा दिया। तो क्षण को हटाऊंगा तो इस पर क्या है ऋणात्मक, इस पर क्या है धनात्मक, तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, तो दोनों एक एक तरफ आएंगे। देखो अब ऋणात्मक भाग करके धनात्मक की तरफ, धनात्मक भाग करके ऋणात्मक की तरफ, ठीक है। तो ये आकर्षित हो रहे हैं, मतलब कुल मिला के कि अब इस पर ऋणात्मक आवेश बचा है सिर्फ, और इस पर अब धनात्मक आवेश बचा है। अब मैं इनको दूर दूर कर दूंगा, तो दूर दूर किया तो क्या हुआ, एक पर धनात्मक बचा, एक पर ऋणात्मक, तो ये हो गई धन आवेशित वस्तु, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, ठीक है, सॉरी नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, ठीक है, और एक पे आ गया है, एक पे आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेशित वस्तु हो गई, ठीक है। ये हो गया ऋण आवेशित, ये हो गया बेटा ऋण आवेशित वस्तु, और एक हो गया है धन आवेशित वस्तु। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ऋण आवेशित, तो ऋण आवेश इस पे है, आवेश इस पे आ गया, और धन आवेश इस पे आ गया। धन आवेश इस पे आ गया। तो इस तरह से दो अलग अलग वस्तुएं हो गई। हमने क्या किया, देखो इस पूरे प्रक्रिया में हमने ये देखा कि जो क्षण पे आवेश है, जो क्षण पे आवेश है, क्षण पे आवेश जितना था उतना ही, क्षण को मैंने टच नहीं कराया, बस प्रेरित किया है। तो क्षण पर जो आवेश है वो फिक्स है, मतलब क्षण पे आवेश जो था उसमें कोई हानि नहीं हुई, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ना तो कमी हुई ना तो अधिकता हुई। तो ये ज्यों क्या त्यों रह गया। लेकिन हमने बिना टच किए इन दोनों वस्तुओं को जो उदासीन थी पहले, उनको हमने आवेशित कर दिया। और आवेशित कैसे किया आप देख सकते हैं। ये प्रक्रिया जो है ये है, इसी को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरित कर दिया वस्तु को, ठीक है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया, सही है। चलिए एक और देखते हैं, ये आवेशन की प्रक्रिया हम देखते रहेंगे, इसके कुछ गुण पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन के मुख्य तथ्य हैं कुछ बेटा, तो ये तथ्य क्या है, ठीक है, कुछ मुख्य तथ्य हैं, इसको समझ लेते हैं। पहला दे रखा है कि जो प्रेरित करने वाली वस्तु है ना तो आवेश प्राप्त करती है ना तो खोती है, जैसे कि मैंने बताया, ना तो अधिकता हो रही इलेक्ट्रॉन की, जो क्षण लेके आए थे। प्रेरित करने वाली वस्तु का मतलब है, प्रेरित करने वाली वस्तु का मतलब है जो क्षण लेके आए थे। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो क्या था, क्षण, जो हम क्षण लेके आए थे, क्षण पर देखो तो जितना आवेश था उतना ही रह गया, उस पर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव प्रेरित करने वाले आवेश से विपरीत होती है। देखो जिस क्षण के पास, जिस वस्तु के पास लाए थे उस पर विपरीत आवेश आया था। जैसे देखो धनात्मक वस्तु को पास से लेके आए थे, इस क्षण को हम पास में लेके आए थे, ठीक है, तो इस पर ऋणात्मक आया, मतलब इस पर प्लस था तो इस पर माइनस आया, मतलब विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। वही लिखा है कि प्रेरित आवेश की प्रकृति, जो प्रेरित आवेश, ये जो आवेश इन पे आ रहे हैं ये वास्तव में प्रेरित आवेश हैं, प्रेरित आवेश है। किस पर, इस पर भी और इस पर भी, दोनों पर जो आ रहे हैं आवेश वो प्रेरित आवेश, क्योंकि इस पर आवेश को प्रेरित किया गया है, पहले नहीं थे आवेश, ठीक है, पहले आवेश थे लेकिन बराबर मात्रा में थे, तो दोनों एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर रहे थे। अच्छा, प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव प्रेरित करने वाले आवेश से विपरीत होती है, तो धनात्मक ले गया थे तो ऋणात्मक रहेगा। अगर मैं ऋणात्मक क्षण के लेके आता तो ए वाले पर आता धनात्मक, बी वाले पर आता ऋणात्मक। अगर ये ऋणात्मक होता तो यहां पर धनात्मक आता, यहां पर ऋणात्मक आता, ठीक है। अब प्रेरित आवेश प्रेरित करने वाले आवेश से कम या बराबर होता है। ये जो आवेश आया है, ठीक है, तो अगर मैं इस पर मान रहा हूं कि इस पर आवेश Q है, ठीक है, मान लो धनात्मक का Q आवेश है, तो इस पर आवेश क्या आ सकता है, इन पर आवेश की मात्रा क्या आएगी, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, इन पर आवेश की मात्रा क्या आएगी। तो कहा जा रहा है कि जो प्रेरित आवेश है, प्रेरित आवेश को चलो छोटा Q से लिखते हैं, जो छोटा Q है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो ऋण का हो, प्रेरित आवेश जो है बेटा वो या तो बराबर हो सकता है, ठीक है, परंतु अधिक नहीं हो सकता। तो मतलब जो Q है, छोटा Q है या बड़ा Q है, जो प्लस Q का मान या फिर या माइनस Q का मान देखो, तो वो हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, ठीक है, ये बराबर हो सकता है प्लस Q के, या हो सकता है कि प्लस Q तथा माइनस Q छोटे रहेंगे प्लस Q से, बराबर रहेंगे या छोटे रहेंगे, कभी भी बड़े नहीं हो सकते,
ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि प्रेरण जो है केवल वस्तुओं में संभव है, कणों में नहीं। इसका एग्जाम्पल कैसे समझाऊं आपको? इसका एग्जाम्पल ऐसा समझो कि मान लो एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है? आवेश नहीं होता, ठीक है। अब इस न्यूट्रॉन के पास अगर मैं एक प्रोटॉन लाके रख दूं, एक प्रोटॉन लाके रख दूं, ठीक है, पास में, तो ये प्रेरित नहीं होगा क्योंकि ये कण है। ये क्या है? कण है। या इलेक्ट्रॉन लाके रख दूं तो ये कण है, तो ये कभी भी आवेशित नहीं होगा। ये कण है, वस्तु पर हो सकता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां नहीं लिखी है, उसको मैं लिख दे रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, कि प्रेरण द्वारा जो हम आवेशन देख रहे हैं ये धातु और अधातु दोनों में संभव है। इसको अपने लाइन में लिख लीजिए। घर्षण द्वारा आवेशन केवल, याद रखिएगा, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन केवल कुचालकों में संभव है। चालक वस्तु में घर्षण द्वारा आवेशित नहीं हो सकता। मतलब अगर दो लोहे की रॉड को आप घसोगे तो वो कभी भी आवेशित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक रॉड से निकलकर दूसरे रॉड में अगर इलेक्ट्रॉन चला भी जाता है या दूसरे से पहले पे चला भी आता है, तो क्योंकि वो टच है, तो टच होने की वजह से हम जानते हैं आवेश चालक में फैल जाया करते हैं। तो टच होने की वजह से वो जहां से आया था फिर वहीं लौट के चला जाएगा, ठीक है। तो टच रहेंगे तो वो तुरंत ही अपने आप अपनी जगह से अगर हटेंगे भी तो तुरंत अपनी जगह पर फिर पहुंच जाएंगे, क्योंकि टच है। तो कभी भी चालक वस्तु को हम घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं कर सकते, प्रेरण के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, प्रेरण द्वारा आवेशन दोनों में संभव है, चालक और कुचालक में। अगला है चालन द्वारा आवेशन। तो ये बहुत ही छोटा सा है एग्जाम्पल। ये चालन द्वारा मतलब टच करा दे, बस टच कराना है। जैसे छड़ को पास में लेके आए थे ना, तो टच करा देंगे और ये चालन द्वारा आवेशन। और ये आवेशन होता है केवल चालकों में संभव है। तो केवल चालक वस्तुओं में संभव है, कुचालकों में ये संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि चालन नहीं होता ना, आवेश चलते नहीं, आवेश खुद ब खुद कुचालक में नहीं फैलते। यही तो चालक और कुचालक की परिभाषा बताई थी। तो एक एग्जांपल देखिए, ये उदासीन है। ये क्या बेटा? उदासीन वस्तु है। ये उदासीन है और ये है आवेशित। ये क्या है बेटा? ये वाली वस्तु क्या है? आवेशित। अब दोनों को अगर मैं टच करा दूं, मान लो इसका नाम ए दे दो, इसको नाम बी दे देते हैं। अब ए और बी को अगर आपस में टच करा दे, ठीक है, प्रेरण नहीं करवाना है, टच करा दें, तो टच से क्या होगा बेटा? अगर मैं प्रेरण कराऊंगा तो अगर इसको पास में लेके आऊंगा तो इस पर ऋणात्मक आएगा एक तरफ और एक तरफ धनात्मक आएगा, लेकिन फिर हटा दूंगा तो फिर वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं टच कराऊंगा तो क्या होगा? तो अगर मैं दोनों को टच करा दूं, दोनों को टच कराऊंगा तो क्या होगा? इसका धनात्मक जो था, अब देखो एरिया बढ़ गया क्योंकि चालक का आकार अब बड़ा हो गया। अभी तो एक ही चालक पर था, अब इसको इन आवेशों को और जगह मिल गई फैलने के लिए, इस पर भी, तो आवेश दौड़ करके इस पर भी आ जाएंगे। तो यहां से पॉजिटिव आवेश जो थे वो दौड़ करके इधर आ गए, भाग करके इधर आ गए, ठीक है। तो इधर भी आवेश आ गए, फटाफट से इस पर फैल गए, दोनों पर फैल गए अब सम्मिलित रूप से। अब दोनों को फिर अलग कर देंगे चुपचाप। तो दोनों को अलग कर दिए तो ये भी हो गई पॉजिटिव और ये भी हो गई पॉजिटिव। तो दोनों पर आवेश जो थे वो देख सकते हैं आप वितरित हो गए हैं, ठीक है। तो ये चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन या टच करके, स्पर्श मतलब टच करके, ठीक है। तो कांटेक्ट में लाने से आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये तो बात थी चालन की और प्रेरण की और घर्षण की। तीन तरह से आवेश कर सकते हैं, आवेश को जो है वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेशन की विधियां तीन जो है वो हमने सीख ली है। अब हम एक नया और एक महत्वपूर्ण नियम सीखने वाले हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा, शायद कभी सुना हो। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वो नियम क्या है बेटा? वो नियम है कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने ये बताया बेटा कि किस तरह से एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है। ध्यान से सुनना, कूलाम का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम ने किस तरह से बताया कि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल कैसे लगाता है। तो कूलाम ने कई सारे परीक्षण किए, ठीक है, कई सारे प्रयोग किए, कई सारे परीक्षण किए। किस तरह से उन्होंने किया कि आवेश ले लिया, ठीक है, आवेश लिया, मान लो दो आवेश ले लिए, ठीक है। एक आवेश मान लो Q1 है और ये धनात्मक आवेश मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव का Q1 आवेश है और इससे कुछ दूरी पर बेटा, इससे मान लेते हैं R दूरी पर, यहां पर, ठीक है, एक आवेश है Q2।
ये दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए। कितनी दूरी पर? r दूरी पर व्यवस्थित है। दोनों धनात्मक आवेश है लेकिन दोनों का मान अलग अलग है। कूलाम ने देखा कि कूलाम ने अलग अलग चीजें की, आवेश का मान बदल बदल के देखा कि इसका मान बड़ा ले लिया, इसको छोटा लिया, फिर दोनों को बराबर ले लिया, फिर दोनों को छोटा ले लिया, दूरी फिक्स कर दी, दूरी नहीं बदल रहे हैं। फिर एक बार क्या किया, आवेश का मान बदलना बंद कर दिया, अब दूरी को कम ज्यादा करके देख रहे हैं, मतलब आवेश को पास लाए, दूर ले गए, पास लाए, फिर दूर ले गए। ठीक है, अलग अलग तरह के परीक्षण करके देखे तो कूलाम को मिला एक चीज। ठीक है, क्या मिला? क्या मिला कि ये एक दूसरे पर बल कैसे लगाते हैं और कितना बल लगाते हैं। सोचो आप थोड़ा सा कि मैंने आपको पढ़ाया कि एक धनात्मक आवेश दूसरे धनात्मक आवेश को क्या करता है बेटा? प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। एक ऋणात्मक आवेश भी दूसरे ऋणात्मक को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, बाहर की तरफ बल लगाता है। लेकिन एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करता है। अब ये जो हो रहा है कैसे हो रहा है? ये आवेश यहां रखा है, ये आवेश यहां रखा है, तो ये आवेश बिना यहां गए कैसे बल लगा रहा है? ठीक है, और कितना बल लगा रहा है? कैसे प्रतिकर्षण हो रहा है? कितना प्रतिकर्षण हो रहा है? कितना ज्यादा तीव्र है, कितना स्ट्रांग है, कितना बल लग रहा है दोनों के बीच में, नहीं पता है। तो इसी का परीक्षण किया, इसी का आंसर निकाला किसने? कूलाम ने। तो कूलाम का नियम जिसको हम जानते हैं, तो कूलाम का नियम ऐसे नहीं बन जाता। ठीक है, कई सारे प्रयोग करने पड़ते हैं। तो कूलाम ने देखा कि जब दो आवेशों को हम देख रहे हैं, दो आवेशों का मान बदल रहे हैं, दो आवेशों को पास पास इस तरह रख रहे हैं और वो बल लगा रहे हैं एक दूसरे पर, तो बल का मान किस पर निर्भर कर रहा है। मान लो लगने वाला बल है F, अब इसके द्वारा इस पर बल लगेगा किधर की तरफ बेटा? बाहर की तरफ। ठीक है, इसको मान लेते हैं F1, और इसके द्वारा इस पर बल लगाया जाएगा, जो होगा वो होगा कितना? F2। इस पर बल लगेगा बाहर की तरफ, F1 ने बल लगाया उस पर, Q1 ने बल लगाया Q2 पर बाहर की तरफ, Q2 ने इस पर बल लगाया बाहर की तरफ। अब ये दोनों बल देखने में बराबर होंगे। ठीक है, देखने में देखा जाए तो दोनों बल बराबर होंगे। अगर सिंपली F बल बोलूं मैं, ठीक है, इसकी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, Q1 ने जो Q2 पर बल लगाया वो बाहर की तरफ है, और Q2 ने जो Q1 पर लगाया है वो इधर की तरफ है। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे पर जो बल लगाया है उसकी दिशा अलग अलग है, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर है। और मान के चले, अगर सिर्फ सिंपल सा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है, अगर मैं सिंपल सा उसको F मान के चलूं कुछ देर के लिए, अभी सदिश रूप में नहीं लिख रहा हूं, अदिश रूप, तो पहली चीज कूलाम को क्या मिली? कूलाम ने देखा कि जो लगने वाला बल है F, ये अनुक्रमानुपाती है बेटा, या समानुपाती है किसके? इन दोनों आवेशों का जो मान है उसके गुणनफल के, Q1 Q2 के। पहली चीज मिली। दूसरी चीज देखा कूलाम ने, देखा कि दूसरी चीज क्या है कि दूरी को कम ज्यादा करके देखा उन्होंने, क्या फर्क पड़ता है बल पर। ठीक है, तो दूरी को जब कम ज्यादा करके देखा तो कूलाम को मिला कि जो बल है वो अनुक्रमानुपाती है बेटा। ठीक है, 1/, जो दूरी है इनकी उसके वर्ग के। ठीक है, R² के, 1/R² के। अब इन दोनों को एक साथ लिख के अगर मैं देखूं, तो इन दोनों को एक साथ अगर मैं लिख के देखूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 और बटे में क्या आएगा बेटा? R²। ये कूलाम को यहां से पता लगा, लेकिन हम जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है तो उसको हटाना जरूरी है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नया क्या आता है बेटा? कोई ना कोई नया एक नियतांक आता है। अच्छा, मैं अभी F2 और F1 की बात नहीं कर रहा हूं, उसको मैं बताऊंगा ये क्या चीजें हैं। कक्षा 11वीं में आपने जो पढ़ा था न्यूटन के गति का तृतीय नियम, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। इसको थोड़ा सा अभी ये इनकम्प्लीट है, इसको मैं लिखूंगा। अभी सिर्फ ये मान के रखिए कि दोनों के बीच में लगने वाला बल, ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाला बल है ये। F क्या बेटा? F क्या है? आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अच्छा, ये जो लगने वाला बल है, इसी बल को, लगने वाला बल, इसी बल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, इसी को F को क्या बोलते हैं? इसको वैद्युत बल भी बोलते हैं, वैद्युत बल या कूलाम बल भी बोलते हैं, क्योंकि कूलाम ने निकाला था तो कूलाम बल। ठीक है, तो इसको वैद्युत बल या कूलाम बल भी बोलते हैं। वैद्युत बल इसलिए क्योंकि वैद्युत आवेशों के मध्य लग रहा है बल, कूलाम बल इसलिए क्योंकि कूलाम ने इसकी खोज की थी, कूलाम ने सबसे पहले बताया था इसलिए। अब ये चिन्ह हटाना जरूरी है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो दे रखा है, या F अनुक्रमानुपाती या F समानुपाती Q1 Q2 बटा R² में बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो क्या आएगा? इसको अगले पेज पे ले चलते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूं F अनुक्रमानुपाती
Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहां पर अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाऊंगा तो क्या आएगा बेटा, बराबर का चिन्ह आएगा। और बराबर का चिन्ह तो आएगा लेकिन एक नियतांक भी आएगा, एक नियतांक आएगा, नियतांक को बोलेंगे K, और ये आ जाएगा Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम। अब ये जो K है ये बहुत खास है, जो K है वो बहुत खास है। यहां पर ये आ गया, और बल का मान क्या होता है बेटा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल N से निरूपित करते हैं, तो इसको हम N लिख सकते हैं। कक्षा 11वीं आप पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा। तो F बराबर क्या आ गया, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर आपको सारी चीजें दिख रही हैं, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, सारी चीजें हो गई, बल का मान निकाल लिया, लेकिन ये सिर्फ बल का मान है। अब इसमें K का मान थोड़ा सा पता करना है। K क्या है, यहां K एक समानुपाती नियतांक है, नियतांक है जिसका मान होता है, ऐसा लिख लो, जिसका मान होता है क्या होता है बेटा, जिसका मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें मैं बता रहा हूं कि ये क्या लिखा है। K का मान क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट जो हम लिख रहे हैं, जो ये पढ़ रहे हैं, जो एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ये जो मान निकाला गया ये कैसा है, ये प्रयोग द्वारा है। ठीक है, प्रेक्षण द्वारा, ये प्रायोगिक मान है। ठीक है बेटा, प्रायोगिक मान है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है बेटा, एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, कई बार ए के ऊपर चंद्रबिंदी लगा देते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, कई बार इसको चंद्रबिंदी लगा के पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या होता है, इसका नाम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट पर हम बात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को अगर लिखें, एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है निर्वात या वायु की, निर्वात या वायु की, इसको बोलते हैं बेटा निर्वात या वायु की, एक तरह का नियतांक है ये भी, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ठीक है, इसको विद्युतशीलता बोलते हैं। तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट। इसका मान मैं बता दूं क्या होता है, तो धीरे धीरे निकालेंगे इसका मान। फिलहाल मुझे K का मान भी निकालना है। अच्छा, विद्युतशीलता क्या है ये थोड़ा सा समझने के बाद, अच्छा विद्युतशीलता को एक और शब्द से हम बोल सकते हैं, विद्युतशीलता को एक नए शब्द से समझने के लिए अगर मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सरल करूं आपके लिए, तो विद्युतशीलता को आप समझ सकते हैं, विद्युतशीलता को आप समझ सकते हैं विद्युत पारगम्यता, विद्युत पारगम्यता, या विद्युतीय पारगम्यता। अब विद्युत पारगम्यता का मतलब क्या है, विद्युत पारगम्यता मतलब कि अगर दो आवेश है, आवेश के कारण जो क्षेत्र होता है, अभी थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, ये विद्युत पारगम्यता या विद्युतशीलता के बारे में थोड़ा सा कम समझ में आएगा। अभी के लिए आपको थोड़ा सा ये नियतांक जैसा समझ के रखना, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है अगर आप विद्युत क्षेत्र के बारे में अगर जानते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र जो है या वैद्युत जो गुण है, ऐसा समझो कि वैद्युत गुण, आवेश का जो वैद्युत गुण है, जो एक जगह पे आवेश रखा है और दूसरा आवेश, मतलब सोचो कि हवा में या निर्वात में, निर्वात मतलब जहां पर हवा भी नहीं है, निर्वात का मतलब ऐसा जगह, वैक्यूम जिसको बोलते हैं, तो ऐसा जगह जहां पर कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, मतलब वायु भी मौजूद नहीं है, ऐसी जगह, इतना खाली जगह है कि हवा भी नहीं है। ठीक है, वो जगह, या फिर वायु भी बोल सकते हैं। तो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता जो हम लिख रहे हैं, वैद्युतशीलता का मतलब है कि अगर वायु में कुछ मीटर की दूरी पर, मतलब कुछ दूर पर अगर दो आवेश रखे हैं, ठीक है, तो उस माध्यम में, मतलब वायु में रखे हैं, तो वायु में उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, विद्युत का प्रभाव, विद्युत आवेश का कितना प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात विद्युत क्षेत्र कितने आराम से उस माध्यम के इस पार से उस पार, या उस माध्यम में इधर से उधर जा पा रही है। ठीक है, या विद्युत का प्रभाव कितने आसानी से उस माध्यम में दिखाई पड़ रहा है, वो विद्युतशीलता बताता है।
विद्युतशीलता होता है। अच्छा, विद्युतशीलता का अगर मैं कहूं विद्युतशीलता होता है तो विद्युतशीलता का मात्रक और इसका मान भी निकालना है, तो अब के पास चलते हैं। ठीक है, यहां जो के हमने ले रखा है बेटा, के बराबर हमने लिखा है 1/4πε0। इसका मात्रक भी निकालना है और इसका मान भी निकालना है। इसका मान मैं आपको बता दूं, इसका कैलकुलेटिव मान क्या है। इसका कैलकुलेटिव मान होता है बेटा 9 × 10⁹ और मात्रक कैसे निकालेंगे, तो एफ का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो अगर मैं मात्रक निकालना चाहूं तो के का मात्रक मैं कैसे निकालूंगा, थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। तो अगर मैं देखूं तो एफ बराबर क्या दे रखा है, के, और दे रखा है Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर। के का अगर सूत्र में बनाऊं तो के का सूत्र बनाओ आप, के का सूत्र बनाओ। के बराबर क्या आ जाएगा बेटा, के बराबर करेंगे तो आर स्क्वायर इधर आएगा, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा Q1 Q2। मात्रक लिख के देखो, इसका मात्रक लिखो। एफ का मात्रक कितना होता है, न्यूटन। आर का मात्रक, आर मतलब दूरी किसमें मापे जाते हैं, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर बटा Q1 Q2 आवेश गुणे आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका भी मात्रक कितना, कूलाम। तो कूलाम के गुणा साथ होगा तो क्या होगा, कूलाम स्क्वायर। मतलब के का मात्रक हमें पता चल गया, के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब चूंकि हम जानते हैं के बराबर कितना होता है बेटा, 1/4πε0 और 1/4πε0 है। तो ε0 बराबर अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा 4π और के आ जाएगा। अगर मैं ε0 का मान लिखूं तो क्या आएगा, 1/4π के। ठीक है, तो 1/4π के। अच्छा, अगर मैं यहां पर देखो तो के का मात्रक तो निकाल चुका, तो के का मान हमने जो निकाल लिया इसमें हम लिख सकते हैं भाई कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ये तो हमें पता चल गया, और ये सबको याद होना चाहिए बच्चे, आप में से सभी बच्चों को ये एकदम याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। ये हर जगह हम यूज करने वाले हैं। 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर जो ε0 है इसका भी मान होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ε0 का मान होता है, ε0 का मान हम बात कर रहे हैं, मान तथा मात्रक। ε0 निर्वात या वायु की जो विद्युतशीलता है, इसका मात्रक अगर देखें और मान देखें तो ε0 का मान होता है 8.85। ये लगभग मान है, कभी कभी 8.86 भी लिखा होता है, तो 8.82 संख्या तक देख लीजिए, बस बहुत है। ठीक है, और गुणे आता है 10⁻12 और मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, 10⁻12 और मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक देखिएगा यहां से, यहां पर के का मात्रक था न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो जब 1/k हो गया, 4 पाएगा तो कोई मात्रक नहीं है, देखो तो 1/, में आ जाएगा मात्रक क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम का स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, 4 पाई तो नियतांक है, तो ε0 और के का अगर मात्रक देखो तो ये ε0 का मात्रक के मात्रक के विपरीत आता है, जो कि होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये मान भी आपको याद होना चाहिए, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ठीक है, तो ये हमने कूलाम का नियम में थोड़ी थोड़ी चीजें जानी। इसको अगर हो सकेगा तो एक लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक बार अपने बुक को देख लेना, खोल के मैच कर लेना, थोड़ा सा आपको ज्यादा मजा आएगा, या नोट्स जो दिए गए हैं नोट्स में एक बार मैच कर लेना। चलते हैं क्विज की तरफ। इस लेक्चर में बस यही तक था, क्विज की तरफ थोड़ा चलते हैं फटाफट से। और जो बाकी की चीजें हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप और कूलाम के नियम की और सारी चीजें और क्वेश्चन वगैरह, वो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। 1 मिनट रिवीजन में आपको बताऊं तो हमने निकाला F बराबर आता है 1/4πε0 गुणे आ जाता है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं K। तो ये आ जाता है बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसका मात्रक है न्यूटन, मात्रक क्या है, न्यूटन। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हमने निकाल लिया है, और ये याद होना चाहिए कूलाम का नियम। ठीक है, और बाकी चीजें जो है वो भी याद करते रहे। ठीक है, तो क्विज पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव प्रेरित करने वाले आवेश के समान होती है, विपरीत होती है, समान तथा विपरीत दोनों हो सकते हैं, या पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, जो भी आपको लगता है।
जल्दी बच्चे, हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आवेश का सही परीक्षण होता है, क्या होता है बेटा? प्रतिकर्षण, आकर्षण, उदासीनता, केवल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, जो भी आपको लगता है क्विज कर लीजिए। इसके बाद 2 मिनट और आपको मैं दिखाता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज जो भी छूटी हुई, थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको फटाफट से। पहले क्विज करते हैं, जल्दी 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 फटाफट से। जो अभी पढ़ाया उसी से रिलेटेड है, ध्यान से करिएगा बच्चे, ध्यान से, गलत ना हो। हो गया? चलिए आइए देखते हैं फटाफट से कि इसका आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो प्रेरित आवेश की बोल रहा है, प्रकृति सदैव प्रेरित करने आवेश वाले आवेश के क्या होती है? विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि अभी दिखाया था आपको कि अगर यहां पर मैं अगर धनात्मक एक छड़ को लेके आऊंगा, धनात्मक छड़ को लेके आऊं इसके पास, तो इस पर क्या आएगा? इस तरफ ऋणात्मक आएगा। तो धन लेके आऊंगा तो ऋण आएगा, ऋण लेके आऊंगा तो धनात्मक होगा। तो सिंपल सी बात है, विपरीत होती है। ठीक है, प्रेरित करने वाला अगर आवेश धनात्मक है तो प्रेरित आवेश क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। अगर ऋणात्मक आवेश से प्रेरित कर रहे हैं तो प्रेरित जो होगा आवेश वो क्या होगा? धनात्मक होगा। तो सिंपल सी बात है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आवेशन का सही परीक्षण। आवेशन का सही परीक्षण कैसे? अब आपको, क्योंकि आवेश तो दिखेगा नहीं कि वस्तु पर आवेश आया कि नहीं आएगा, वो तो महसूस कर सकते हैं आप, आंखों से दिखाई नहीं देंगे, महसूस होगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वस्तु पर आपको दिखे कि मैं इसको रगड़ दूं अगर बालों में अपने, तो मैं इसको देखूं तो इसमें अब धन ऋण दिखाई दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा? सही से परीक्षण कैसे कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा? परीक्षण कैसे होगा? तो सही परीक्षण का तरीका क्या है, यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए कि एक वस्तु है। ठीक है, मान लो इस वस्तु का नाम ए है। ठीक है, और इस वस्तु के पास अगर मान लो ये वस्तु धनात्मक है, मुझे नहीं पता है, मान लो इस पर पहले से किसी कारणवश इस पर धनात्मक आवेश था, और इस पर मान लो कि मैं एक वस्तु ले रहा हूं, वस्तु मेरे पास क्या है? ऋणात्मक है। ध्यान से सुनना, वस्तु मेरे पास जो वस्तु है वो क्या है बेटा? पहले से ऋण आवेशित है। मुझे एक चीज पता है कि मेरी जो वस्तु है ये ऋण आवेशित है। ठीक है, अब मैं इसके पास ले जा रहा हूं तो अब मुझे नहीं पता है कि आवेशित है कि नहीं आवेशित है, लेकिन उस पर सच्चाई है कि इस पर आवेश है। अब मैं ले गया तो क्या हुआ? आकर्षण हो गया इनके बीच में। क्या होगा? आकर्षण होगा। धनात्मक ऋणात्मक तो आकर्षित होंगे। अब इसी क्षण को एक ऐसी वस्तु के पास ले जाते हैं, जो कि उदासीन है। ठीक है, 2 वस्तुएं थी, हमें पता करना था कि कौन सा धनात्मक है कौन सा उदासीन। ठीक है, अब इसके पास भी अगर मैं ले जाऊं तो देखो क्या होगा? ये ऋणात्मक है, ये उदासीन है। उदासीन थी तो क्या होगा बेटा? उदासीन की वजह से जैसे ही इसको इसके पास ले जाऊंगा, कोई प्रेरण की वजह से क्या होगा? इस सिरे पर धनात्मक आ जाएगा इस तरफ, और इस तरफ ऋणात्मक आवेश भाग जाएगा। मतलब अभी भी आकर्षण होगा, ऋणात्मक इधर की तरफ, धनात्मक इधर की तरफ। मतलब अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कौन सी वस्तु आवेशित है कौन सी नहीं। तो सही तरीका क्या है? अगर मैं यहां पर ऋणात्मक छड़ की जगह धनात्मक छड़ लेके आया होता, ठीक है, तो प्रतिकर्षण होता, और जब प्रतिकर्षण होता तो क्या हो जाता? हमें पता चल जाता कि ये क्या है? आवेशित है वस्तु। जैसे यहां पर अब मैं दूसरी बार क्या कर रहा हूं? एक ऋणात्मक छड़ की जगह एक धनात्मक छड़ के ले आ रहा हूं। तो यहां पर जब धनात्मक छड़ लेके आऊंगा तो इन दोनों में क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण होगा। तो मुझे पता चल गया भैया ये आवेशित है। कैसी? पॉजिटिव है, क्योंकि मैं पॉजिटिव, मुझे पता है कि मैं जो छड़ लेके आ रहा हूं वो मुझे चेक करना है ए और बी को। अब मैं अगर इसको पॉजिटिव वाले को इसके पास लेके आऊंगा, अगर मैं बी के पास लेके आऊं पॉजिटिव वाले को, तो क्या होगा? बी के पास अगर लेके आऊंगा तो जानते हो क्या होगा? ध्यान से देखो, बी के पास लेके आऊंगा तो क्या होगा? ये छड़ हट चुकी है। ठीक है, ये छड़ हट चुकी है। अब ये मान के चलिए कि ये छड़ हट चुकी है। जैसे इसको पास में लेके आऊंगा, यहां पर आ जाएगा ऋणात्मक आवेश सारे, धनात्मक की तरफ इसमें धनात्मक, तो यहां पर फिर से आकर्षण होगा। तो मतलब अगर वस्तु उदासीन है तब भी वो आकर्षित होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आवेशित वस्तु है तो प्रतिकर्षण होगा। अगर समान आवेश लाएंगे हम तो प्रतिकर्षण होगा। 2 छड़ थी हमारे पास, धनात्मक वाली ले आए तो प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब इस पर धनात्मक आवेश है। ऋणात्मक वाली आवेश लाए थे तो हमसे पता नहीं चला, क्योंकि ये भी वस्तु थी। 2 वस्तुओं में चेक करना था कि कौन सा आवेशित है कौन से नहीं। कैसे पता चला? कि 2 छड़ लिया हमने, धनात्मक और ऋणात्मक। पहले धन को पास में ऋण को पास में लेके आया तो पता नहीं चला, फिर धनात्मक को पास में लेके तो पता चल गया कि भाई ये आवेशित है और ये उदासीन है, क्योंकि ये दोनों छड़ के साथ चिपक रही है, ये दोनों छड़ों के साथ चिपक रही है, तो ये उदासीन है। ठीक है, प्रेरित आवेश की वजह से। तो सही परीक्षण क्या है?
ए नंबर, प्रतिकर्षण। आवेशन का सही परीक्षण क्या है? प्रतिकर्षण। अगर आवेशित वस्तु होगी तो समान तरह के आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। आकर्षित तो उदासीन वस्तु भी कर रही है क्योंकि उनके अंदर आवेश है, बस लाने पर वो प्रेरित होकर चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो इस तरह से ये करेक्ट हो गया। अब जो अभी हमने सीखा कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में जो बारीकियां हैं, कूलाम के नियम की जो खासियत है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। काफी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में यही तक था जो आपको सीखना था। ये जो क्विज के प्रश्न मैं करवा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन अगर हो सके तो आप बुक में एक तरफ अपने नोटबुक में अपने एक नोटबुक क्विज की बना लो, उसमें एक तरफ से लिखते जाओ, क्योंकि ये पेपर में आपको इतने सारे नोटबुक में आपके देखेंगे कि पेपर आने का टाइम तक आपके पास बहुत सारे एक नंबर वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे और इसी में से क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपके मिलेंगे जो कि क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिए जाते हैं क्विज जो करवाते हैं। तो आपको क्या पढ़ाया मैंने? आपको पढ़ाया हमने आवेशन की विधियां और कूलाम का नियम, है ना। तो ये दो चीजें हमने पढ़ ली हैं, बाकी की चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। होमवर्क दे दिया गया है, इसी तरह के छोटे छोटे होमवर्क है, आप करते रहिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो फिर से सीखेंगे कूलाम के नियम के बारे में कुछ और नया, ठीक है। तो इसको हो सके तो इसके बारे में जो पढ़ाया है उसको एक बार रिपीट करके आना, पढ़ के आना, देख के आना। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।